हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास +2 हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर 3 जो कि हमने स्टार्ट किया था कल। इंट्रोडक्शन करी थी जिसमें छोटा छोटा पोर्शन जो है हमने किया था रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, प्लस उनके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो, फिर रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक, दैट इज फैराडेज लॉज। फैराडेज लॉज हमारे पास टोटल 2 हैं जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग फैराडेज लॉज का फर्स्ट लॉ अगर देखें तो फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में से अगर हम लोग करंट पास करवाते हैं तो जितना करंट पास करवाएंगे उतनी ही डिसोसिएशन, तो उतने ही आयंस जो हैं डिसोशिएट मतलब हुई है जब डिसोसिएशन, तो जितने आयंस बने हैं उतने ही आयंस हमारे या तो डिपॉजिट होंगे या फिर लिबरेट होंगे ऑन द पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यही फर्स्ट लॉ कहता है कि द मास of the substance deposited or liberated on the electrodes is directly proportional to the charge passing through the electrolyte or whether you can say electrolyte solution, कि हमारे पास जितना भी चार्ज पास करवा रहे हो, क्योंकि करंट किसकी वजह से होता है, ऑफ कोर्स मूवमेंट ऑफ द चार्ज और फ्लो ऑफ द चार्ज ही कहते हैं ना हम लोग। तो जितना चार्ज फ्लो करवा देंगे एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में से तो उतनी हमारे पास क्या होगी, डिसोसिएशन होगी इनटू आयंस। तो वो आयंस क्या होंगे, या तो डिपॉजिट होंगे या लिबरेट होंगे किसके ऊपर, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोड्स या एनोड या कैथोड के ऊपर। फाइन, दैट मीन्स कि अगर हम लोग मान लें कि W हमारा मास है किसी सब्सटेंस का, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके जाएगा, हमारे पास चार्ज, कि कितना चार्ज हम लोग पास करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि W इज द मास ऑफ सब्सटेंस एंड Q इज योर चार्ज। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ओके जी। अब कहता है कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा रीअरेंज करके लिखूं, रीअरेंज मतलब कि अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूं तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बनने वाली है, W इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू चार्ज, जहां पे हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है Z मिल चुका है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ठीक है, या फिर हम लोग इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं। ठीक है जी। और यहां से अगर मैं निकालूं वैल्यू Z की और फर्दर अगर मैं Z की वैल्यू यहां से निकालूं तो मेरे पास क्या होगी, Z की वैल्यू Z इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, दैट मीन्स मास ऑफ द सब्सटेंस, और नीचे क्या है हमारा चार्ज। अगर मैं इस चार्ज को चेंज करती हूं फैराडेज में, यूनिट जो है मैं अगर फैराडे में लूं तो हमें पता है कि 1 फैराडे जो होता है वो किसके इक्वल होगा, 96500 कूलम के। ठीक है,
जिसकी वजह से ये सारे का सारा रिलेशन जो आपका है वो किसके इक्वल आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ Z is equals to mass of the substance upon 9650. तो ये हमारा बन गया एक छोटा सा फॉर्मूला जिसके बेसिस पे आप इजीली न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हो। आज मैं आपको न्यूमेरिकल भी एक दो निकाल के बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ जो बहुत ही आसान था, लेकिन अभी इसको मैं और भी एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और रीअरेंज करके बताऊं इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो चलिए अब हम करते हैं इसी को नेक्स्ट वर्जन में। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, एज हमारे पास W जो था किसके इक्वल निकला, ZQ। कहते हैं कि एज वी नो हमारे पास जो करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन टाइम के। ठीक है, तो यहां से चार्ज कितना आ जाएगा, I इंटू टी। कुछ बुक्स में करंट को I के साथ डिनोट किया गया है, कुछ बुक में करंट को C के साथ भी डिनोट किया गया है। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल्स यूज किए हैं, तो मैं जनरल सिंबल ही यूज कर रही हूँ यहाँ पे करंट का I। ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू इस Q में पुट करती हूँ तो मेरे पास W की वैल्यू आ जाएगी Z इंटू I इंटू टी। ठीक है, तो अगर मैं करंट 1 एम्पियर लूं और जो टाइम है वो 1 सेकेंड लेती हूँ तो हमारे पास W किसके इक्वल आ जाएगा, Z इंटू 1 इंटू 1, देयरफॉर W विल बिकम इक्वल्स टू Z। तो यहाँ से मैं Z दैट मीन्स कि आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है इसको डिफाइन कर सकती हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है। जब हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाया जाए इन 1 सेकेंड, तो हमारे पास मास जो होगा वो लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा ऑन द इलेक्ट्रोड्स। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ जो कि हमने ड्राइव कर लिया है। छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको इग्नोर मत करना। तो अब हम लोग करेंगे सेकेंड लॉ फैराडेज का डिफाइन, जिसमें सेकेंड लॉ कहना है कि हमारे पास अगर दो इलेक्ट्रोलाइट्स मान लो अलग अलग हैं और अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में से हम सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करवाएं, अगर लेट अस सपोज कि हमारे पास है एक कॉपर सल्फेट और एक है सिल्वर नाइट्रेट। अगर मैं इन दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करवाती हूँ तो हमारे पास जितनी डिपोजिशन होगी, डिपोजिशन ऑफ कॉपर या फिर कह लो कि डिपोजिशन ऑफ सिल्वर, ठीक है, इनका जो भी मास रहेगा ऑन द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स वो रहेगा इनके मास कह लो, या फिर हम इसकी जगह पे वेट भी लिख सकते हैं। प्लीज ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो वो रहेगा इक्वल इनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल। इक्विवेलेंट वेट इधर रहेगा ऑफ कॉपर और इधर इक्विवेलेंट वेट रहेगा किसका, सिल्वर का। तो हमारे पास सेकेंड लॉ ये कहता है कि दोनों अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं, उनमें से अमाउंट ऑफ करंट पास करवाना है। जब करंट पास करवाएंगे फिर से आयंस बनेंगे और जो आयंस डिपॉजिट होंगे ऑन द इलेक्ट्रोड्स उनका जो वेट रहेगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, उन्हीं के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट अगर याद हो तो हम कब निकालते थे, जब हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते थे। नॉर्मेलिटी के लिए हम लोग जाते थे जिसमें हम लोग क्या करते थे, पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालते थे फिर इक्विवेलेंट मास निकालते थे, याद है। तो वही से हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है जब भी हमें न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी करने की, सॉल्व करने की। तो हम यहाँ से इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू निकाल के तो सीधा सीधा ढूंढ सकते हैं कि हमारे पास कितना मास है, क्या लो कितना वेट डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड्स पे। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ जो कि बहुत ही इजी था। तो अभी सबसे पहले तो मैं इन्हीं के रिलेटेड
आपको एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगी फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के रिलेटेड, सो दैट कि तुम लोग को इजी हो जाए न्यूमेरिकल सॉल्व करने। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में आपके लिए पढ़ देती हूँ स्टेटमेंट। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 कहता है कि हमारे पास कहता है हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड for the following reaction, for the following reactions। मैं स्टेटमेंट इसलिए लिख रही हूँ कि कई बच्चों को स्टेटमेंट नहीं मिलती, तो यहाँ से स्टेटमेंट उनको क्लियर हो जाएगी। इसमें दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट पार्ट में पूछा 1 मोल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, 1 मोल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर। एंड सेकेंड में उसने पूछा है 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। और ये जो रिएक्शन उसने बताई है, इसमें उसने बताया कि हमारे पास रिडक्शन हो रही है। अब जैसे कि तुम लोगों ने प्रश्न में किया था कि रिडक्शन को हम जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन के बेसिस पे डिफाइन करें कि हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो रिडक्शन हो रही है, या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन हो रही है। हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो भी हम उसको क्या मानते हैं, रिडक्शन। तो इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखें। तो उसने पूछा है कूलम। कूलम मतलब कि हमने क्या निकालना है, चार्ज। क्यों निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास उसने फॉर्मूला जो है इसमें हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट फैराडेज लॉ का। वो क्या है आपका, अभी हमने किया था कि जितना भी वेट होता है, ये कह लो मास होता है, वो किसके इक्वल होता है, हमारा Z इंटू क्यू। जहाँ पे Z क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल है इक्विवेलेंट, और Q क्या है आपके चार्जेस हैं। और अगर सीधी सीधी बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉपर रिडक्शन और रिडक्शन की रिएक्शन है, तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव जो कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे थे, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो हमारे पास ये कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, सीधा सीधा कॉपर। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऐसे हुई है जो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं डिफरेंट मार्कर से लिख देती हूँ कि ये जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये रिएक्शन कहाँ पे होगी, ऑफ कोर्स एट कैथोड पे। अभी ये मैं आपको यही चीज समझाऊंगी भी नेक्स्ट टॉपिक में कि कैसे कैथोड हुई है। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये था। सेकंड हमने जो किया है वो है Z इज इक्वल्स टू मास अपॉन 6500। तो ये 2 फॉर्मूले हमने अभी तक करे हैं, राइट। तो इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं चार्ज। तो जैसे कि हमें पता है चार्ज टोटल जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 2 फैराडेज है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 2 चार्जेस है हमारे पास। तो यही 2 चार्जेस को हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला में कि 1 फैराडे जो होता है वो 96500 कूलम की इक्वल होता है। बट यहाँ पे 2 फैराडेज की बात हो रही है, तो वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 96500। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको सीधा सीधा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो मैं ब्लैक मार्कर से लिख देती हूँ। वो क्या बनने वाला है, सीधा सीधा 0 0। तो राउंड अबाउट हमारा यही आंसर बनेगा। यस, यही आंसर है हमारा। तो ये हमने निकाल लिया है अपना आंसर, मतलब टोटल जो चार्जेस हमें चाहिए थे 1 मोल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। आपको ऐसे ही ये सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने हैं। अभी बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट और ये है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है कि MnO4 नेगेटिव को करना है Mn2 पॉजिटिव में सबसे पहले। तो इसके लिए हम लोग फिर से रिडक्शन रिएक्शन की तरफ जाएं तो हमारे पास जो कैथोड पे
रिएक्शन होगी वो क्या होगी हमारे पास कि MnO4 नेगेटिव जो है वो सीधा जा रहा है Mn2 पॉजिटिव। एज वी नो कि हमारे पास मैंगनीज है, इसके पास होते हैं 7 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट इसकी। तो अगर ये हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, इसने 7 पॉजिटिव मतलब कि 7 लूज किए थे इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे हमारे पास 2 पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब कि 7 में से अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स को वापस मिल जाते हैं तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया Mn2 पॉजिटिव में, राइट। तो अभी फिर से हमारे पास कितने चार्जेस के लिए बात हुई है? 5 के लिए। क्यों? क्योंकि हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके मैग्नीज 7 पॉजिटिव में Mn2 बनाया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं एज 1 फेराडे किसके इक्वल था? 9666500। तो 5 फेराडे किसके इक्वल हो गया? 5 इंटू 96500। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद तुम लोग का आंसर जो है वो आएगा 482,500। तो ये आंसर आ गया आपका सेकंड पार्ट का। फर्स्ट न्यूमेरिकल था ये जो मैंने आपको सॉल्व करवाया, बहुत ही इजी था, कोई भी इसमें दिक्कत वैसे तो नहीं होनी चाहिए। बट इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको वैसे तो पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए ये नंबर 9023241122। फाइन। तो चलिए हम लोग अभी, आप स्क्रीनशॉट एक इसका ले लो सो दैट हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करें। ओके, तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सेकेंड न्यूमेरिकल। तो सेकेंड न्यूमेरिकल के लिए फिर से हम लोग स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं, और स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है? कहता है हाउ मच कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, हाउ मच कॉपर will be deposited and on the cathode of an electrolytic cell, on the cathode of an electrolytic cell containing copper sulfate solution, containing copper sulfate solution by the passage of a current of, by the passage of the current of 2 ampere for 30 minutes, 2 ampere for 30 minutes। और साथ ही में उसने दिया हुआ है हमारे पास एटॉमिक मास 63.5, 63.5। तो ये है हमारा क्वेश्चन या न्यूमेरिकल, जिसमें उसने क्या दिया है? सबसे पहले कि कॉपर है जो कि डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। कब डिपॉजिट हुआ? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से जब 2 एम्पेयर करंट पास करवाया, कितनी देर के लिए? 30 मिनट्स के लिए। तो सबसे पहले तो गिवन में लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। एक तो हमारे पास करंट गिवन है 2 एम्पेयर, ठीक है। एक हमारे पास दूसरे नंबर पे टाइम गिवन है। अब टाइम जो है 30 मिनट्स गिवन है, तो 30 मिनट्स को अगर सेकंड्स में करना है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1800, ठीक है। और उसके बाद हमें एटॉमिक मास इज ऑल्सो गिवन, एटॉमिक मास भी गिवन है कॉपर का। बहुत ही अच्छा किया इन्होंने हमें देके, नहीं तो निकालना पड़ता, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एटॉमिक मास इसमें निकालने बताया हूँ मैं आपको। तो ये 3 चीजें उसने दिए हुई हैं, तो हमें कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है वो निकालना है। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हमारे पास
एटॉमिक मास क्यों दिया गया है, जैसे कि सेकेंड फैराडे लॉज में हमने क्या किया कि जितना भी मास या कह लो वेट डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे वो किसके इक्वल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के। और इक्विवेलेंट वेट निकालने का मतलब क्या होगा हमारे पास, यस, कि हमारे पास क्या क्या चीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट वेट में से निकाल लेते हैं कि कैसे हमारे पास सबसे पहले टोटल जो है चार्ज वो फ्लो करेगा, क्योंकि हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या आता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या हो गया, करंट इनटू टाइम। तो इससे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 1800। तो ये आपका कितना आ गया, 3600 कूलम आ गया आपके पास। तो उसके बाद उसने बोला है कॉपर के लिए निकालना है। तो एज वी नो कि कॉपर के लिए अगर रिएक्शन करते हैं तो कॉपर 2 पॉजिटिव होता है, और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो क्या बन जाएगा, कॉपर। तो यहाँ पे मैं बता दूं रेड मार्कर के साथ लिख देते हैं, क्या हो रही है, अगेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑफ कोर्स ये रिएक्शन किस पे जाएगी, कैथोड पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो जैसे अभी अभी हमने सारा सॉल्व किया था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात अगर हो रही है तो हमारे पास टोटल फैराडेज के लिए निकालें। तो यहाँ पे लिख देते हैं फिर से एज 1 फैराडे 96500 कूलम। तो 2 फैराडेज जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 2 × 96500, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास आ चुके हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया। फाइन, दैट इज 193 एंड ट्रिपल टाइम्स 0। अब कहता है कि हमारे पास अगर बात करें कि 1 जो है आपका मोल, 1 मोल, और बात करें कि 1 मोल और जो कॉपर डिपॉजिट हुआ है, टोटल जो भी कॉपर डिपॉजिट हुआ है और उसका 1 मोल और उसका एटॉमिक मास जो है, वो तीनों को अगर हम लोग इक्विलाइज करते हैं, टोटल मास ऑफ कॉपर, अगर तीनों को इक्वल करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना था, 3600, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर हमारे पास टोटल मास निकालना है तो 1 मोल को अगर 63.5 के इक्वल हमने उसके एटॉमिक मास के इक्वल रखा है, तो अगर इक्विवेलेंट फॉर्मूला सीधा सीधा लगाते हैं तो कितना आ गया कि 63.5 टोटल हो गया आपका मोलर मास। और उसके बाद हमने टोटल जो फैराडेज निकाले, चार्ज कितना था, 193 ट्रिपल टाइम्स 0, और टोटल हमारे पास जो चार्ज फ्लो कर रहा है पूरे में से वो हमने निकाला था 3600। तो इसको टोटल को कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर आता है वो आता है 1.184 ग्राम के इक्वल। मतलब कि हमारे पास इक्विवेलेंट वेट का सीधा सीधा अगर फॉर्मूला लगाएं कि टोटल चार्ज कितना फ्लो करवाया और कितने में से हमने चार्ज जो है टोटल फैराडेज की फॉर्म में जो हमने निकाला वो कितना था, और उसके बदले हमने कितने मास जो हमें गिवन है मोलर मास कॉपर का, उसमें से टोटल कितना चार्ज फ्लो करवाने थे, कितना मास डिपॉजिट हुआ कॉपर का, तो वो इन सबको कैलकुलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे के फॉर्मूला छोटे छोटे यूज होंगे इस तरह के न्यूमेरिकल्स में, जो कि बहुत ही इजी हैं और इजी वे से तुम लोग ये सारे न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हो। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आज फैराडेज लॉज, और आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे मंडे को, सो दैट कि यहाँ तक जितना भी आपका काम है
छोटे छोटे थोड़े थोड़े जो सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स है आप सारे निकाल लो। आपको 2 दिन मिल गए हैं इसके लिए। तो मंडे से हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिकली मेन पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट कर सके। टिल देन बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू वेरी मच।